जनवरी का महीना बस अभी शुरू ही हुआ था और अब दिन भर ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी थीं। कोहरे की मोटी परत छा चुकी थी, मानो मुर्गे भी जैसे आज देर से बांग देने का मन बना चुके थे। वहीं गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। टूटी हुई छप्पर से हवा बार बार अंदर आ रही थी। अंदर एक आदमी कंबल में लिपटा हुआ करवटें बदल रहा था। वो था रमेश, एक गरीब मजदूर। चेहरे पर मेहनत की लकीरें सिकती थीं। पास में ही उसकी पत्नी कविता आग में हाथ सेक रही थी और चूल्हे पर पानी गर्म करने की कोशिश कर रही अरे थी। रमेश जी, उठो ना, देखो सूरज निकल गया है। क्या काम पर नहीं जाओगे आज? अरे भाग्यवान, सूरज तो निकला है पर जाड़ा नहीं गया। ये ओढ़ने से भी सर्दी हड्डी में चुभ रही है। कविता, आज तो लगता है पूरा शरीर जम जाएगा। अरे तुम्हें पता है ना कि मालिक के ईंट भट्ठे पर अगर देर हो गई तो मजदूरी कट जाएगी। बच्चों के लिए दाल तक नहीं बची घर में। अरे हाँ, मालूम है। ये ठंड भी जैसे गरीबों की दुश्मन है। अमीर लोग तो अंगीठी के पास सजाई में पड़े रहते हैं और हम। वो बात अधूरी छोड़कर खड़ा हुआ। रुको, कुछ खा लो, पेट में कुछ जाएगा तो ताकत बनेगी। क्या है खाने को? बस कल की बची हुई सूखी रोटी और थोड़ा सा ये गुड़। सुनकर रमेश ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कान थकी हुई थी। गुड़ तो मिठास देता है, पर आज ये भी ठंडा पड़ गया है। फिर वो रोटी खाकर लाठी उठाकर झोपड़ी से बाहर निकल गया। हवा के झोंके ने उसके होंठ सुन्न कर दिए। गांव से भट्टे तक का रास्ता करीब 5 किलोमीटर का था। रास्ते भर धुंध इतनी घनी थी कि सामने कुछ दिखता नहीं था। मिट्टी पर पाले की परत जम चुकी थी। रास्ते में वही पुराने साथी मिले, नरेश, दीपक और सुरेश। अरे रमेश भाई, आज भी निकला है रे तू? मुझे लगा था आज तो तू रजाई से बाहर नहीं निकलेगा। भाई, रजाई तो है नहीं, बस फटे कंबल में खुद को समेटे निकले हैं। सर्दी तो जान ले लेगी इस बार। कल रात हमारे घर के पास तालाब पूरा जम गया। अरे सुनो, मालिक ने कहा है आज जल्दी पहुंचना। नई मिट्टी की खेप आई है, जो देर करेगा उसका हिसाब कटेगा। मालिक के हिसाब में तो हमेशा हम ही घाटे में रहते हैं। फिर भी चलो, चलना तो पड़ेगा। फिर तीनों चल पड़े धुंध में खोई रास्ते से। हर कदम पर मिट्टी से भाप उठती थी। हाथों की उंगलियां जमती जा रही थी। भट्टे पर पहुंचते ही आग की लपटें देख सबने हाथ सेकना शुरू किया, मगर आग सिर्फ मालिक और उसके चेलों के पास थी। मजदूरों के हिस्से में बस धूल और धुआं। अरे ओ रमेश, फिर देर से आया रे तू? अभी अभी तो 1 घंटे पहले सब पहुंचे थे। मालिक, कोहरा बहुत था, रास्ता दिख नहीं रहा था। अरे बहाने मत बना, आज तो आधे दिन की मजदूरी कटेगी, समझा? रमेश कुछ नहीं बोला, बस अपनी जगह जाकर ईंटें उठाने लगा। हाथ लाल पड़ चुके थे, उंगलियों की चमड़ी फट रही थी। हर बार मिट्टी छूने पर ठंड सीधी हड्डियों में उतर जाती। तभी पास में कल्लू बोला, अरे रमेश भाई, इतनी सर्दी में काम करना जान का खतरा है। चलो आज थोड़ा ढीला काम करते हैं। ढीला काम करने से घर में रोटी ढीली पड़ जाती है। सुरेश भाई, चलो हाथ चलाओ। दोपहर तक सूरज थोड़ा निकला, मगर हवा अभी भी ठंडी थी। सब मजदूर चूल्हे के पास बैठे रोटी सेक रहे थे। तभी रमेश ने भी अपनी बोरी से वो सूखी रोटी निकाली और आग पर गर्म अरे की। रमेश भाई, तेरी पत्नी अच्छी रोटी बनाती है यार, खुशबू दूर तक जाती है। हाँ, पर जब आटा ही मुश्किल से मिलता है तो हर रोटी दावत लगती है। हाँ, तेरे बच्चे कैसे हैं? ठंड में बीमार पड़ गए हैं दोनों। छोटी बेटी को खांसी है, डॉक्टर के पास ले जाने का सोच रहा हूँ, पर पहले मजदूरी मिले तब। सब चुप हो गए। उस सन्नाटे में बस आग की चटकने की आवाज थी। शाम होते होते हवा और तेज हो गई। मजदूर अपने औजार समेटने लगे। आज आधे दिन की मजदूरी 50 रुपए ही मिलेंगे। लेना है तो लो, वरना कल पूरा दिन काम करना। ठीक है मालिक। रमेश ने पैसे लिए और कांपते हाथों से, भाई 50 रुपए में क्या होगा? कम से कम चूल्हा तो जल जाएगा। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। रास्ते में ओस की बूंदें अब जमकर बर्फ सी लग रही थीं। रमेश धीरे धीरे चलता हुआ घर लौटा। झोपड़ी के अंदर कविता ने मिट्टी का चूल्हा जलाया हुआ था। वो बच्चों के लिए आलू उबाल रही थी। आ गए तुम? देखो, आज बच्चों के लिए आलू उबाल रखे हैं। अच्छा किया, आज तो भट्ठे पर ठंड ने जान ही निकाल दी। मजदूरी मिली कि नहीं? आधी ही मिली, मालिक ने कहा देर से पहुंचे थे। ये सुनकर कविता की आंखों में उदासी उतर आई। हमेशा वही बात, पर क्या करे, ठंड में इंसान का शरीर भी साथ नहीं देता। हाँ, लेकिन जब तक सांस है काम तो करना ही पड़ेगा। वो बच्ची के पास जाकर बैठे।
रमेश ने अपनी बेटी पायल के सिर पर हाथ फेरा। पिताजी, बहुत ठंड लग रही है। अब नहीं लगेगी बेटा, अब ये कमीज तेरी ढाल है। तुम खुद ठंड में कांप रहे हो। अरे कविता, माँ बाप की ठंड बच्चों की गर्मी में ही गल जाती है। अब 3 दिन बीत चुके थे। सर्दी अब जैसे जान ले लेने वाली हो गई थी। हवा में नमी नहीं, सीधे बर्फ की सुइयां चल रही थी। गांव की गलियां सुनी थी। लोग दरवाजे बंद करके रजाई और अलाव के सहारे खुद को बचाने की कोशिश में लगे थे। पर रमेश के घर में तो न रजाई थी, न अलाव के लिए सूखी लकड़ियां। झोपड़ी के कोनों में हवा सीटी बजा रही थी, मानो कह रही हो, देखो कौन बच पाता है मुझसे। रमेश, बाहर का दरवाजा कसकर बंद करो, हवा अंदर आ रही है। बच्चों के होंठ नीले पड़ गए हैं। अरे लकड़ी की कील निकल गई है। तभी रमेश की बेटी राधा को तेज बुखार चढ़ गया। सुनिए जी, ये तो जल रही है। बुखार में कुछ करो, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर तक पहुंचने के लिए पूरे 4 मील चलना पड़ेगा कविता, और इस ठंड में तो रास्ता भी बंद है। तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दे? मैं भगवान से हार नहीं मानूंगा। फिर वो राधा को उठाकर झोपड़ी के बाहर निकल पड़ा। हवा उसके चेहरे पर बर्फ बनकर चुभ रही थी। दरवाजा खटखटाया। मेरी बेटी को तेज बुखार है, कृपा करके देख लो बाबा। अरे इतनी ठंड में बच्ची बाहर क्यों लाए रे पगले, खुद मर जाएगा। मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है बाबा, बस मेरी बेटी। फिर वैद्य ने बच्ची को देखा, कुछ जड़ी बूटी दी और कहा, गर्म कपड़ा नहीं है क्या इसके पास? कुछ नहीं है बाबा, बस ये पुराना कंबल है। इस सर्दी में गरीब का बचना मुश्किल है बेटा, पर कोशिश कर आग जलाए रखना और ये दवा दे देना। झोपड़ी में पहुंचकर उसने आग जलाई, दवा दी और पूरी रात राधा को गोद में लेकर बैठा रहा। बाहर बर्फ गिर रही थी, पर अंदर पिता का प्यार जल रहा था। ठंड चाहे जितनी बढ़ जाए, मैं नहीं टूटूंगा। मैं अपनी बेटी को बचा कर रहूंगा। धीरे धीरे राधा का बुखार थोड़ा उतर गया। कविता की आंखों में आंसू थे। देखा, भगवान ने हमारी सुनी। भगवान नहीं कविता, ये आग, ये हिम्मत और ये प्यार ही भगवान है। अगली सुबह सूरज निकल और काफी गर्मी वाली। अब हवा में थोड़ी नरमी आने लगी थी। खेतों की मिट्टी फिर से सांस लेने लगी थी। गांव में लोग बाहर निकलने लगे। बच्चे फिर से खेलते दिखने लगे। ठंड की कठोर परत अब धीरे धीरे पिघल रही। रमेश अब वही मजदूर नहीं रहा था। वो अब गांव का लकड़ी वाला बन गया था, जो सर्दी से लड़ा, भूख से लड़ा और अपने परिवार को बचा लिया। जहां कभी उसकी झोपड़ी में सन्नाटा था, अब वहां हर शाम चूहे की लौ चमकती थी, जैसे कह रही हो, जब इंसान हार नहीं मानता तो सर्दी भी झुक जाती। भगवान अपने इस बार सर्दी में हमारी बहुत कठिन परीक्षा ली, पर हम इस परीक्षा में कठोर समय भी निकल गया और आज मेरी बच्ची भी बच गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।